नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे, डेथ पेनल्टी के तौर पे फांसी देना क्या सबसे बेस्ट यही अल्टरनेटिव है या फिर इंजेक्शन देके मारा जाए डेथ पेनल्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए, या फिर करंट देकर मारा जाए, या फिर गैस चैम्बर में छोड़ दिया जाए। ये भी क्या अच्छे अल्टरनेटिव हैं डेथ पेनल्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए। चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि इवन कैपिटल पनिशमेंट ही सही है या गलत है। ये सारी चीजें इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है वेस्ट एशिया में यूएस की पावर के ऊपर लिमिट्स से संबंधित ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। यहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही है कई सारे राज्यों में। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स ने इसे इंप्लीमेंट भी किया है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। लेकिन ओपीएस को इंप्लीमेंट करना गरीब लोगों के साथ अन्याय है, ऐसा राइटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में बेसिक्स के साथ में। आगे बढ़े उससे पहले आजकल देखो हम सब डिजिटली फोन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने लगे हैं। यह कड़वी सच्चाई है। एवरेज अगर निकालें तो जिसके पास मोबाइल है ना, ज्यादातर लोग 3 से 4 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं। तो कंसेप्ट है डिजिटल मिनिमलिज्म का। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है टेक्नोलॉजी का यूज इस प्रकार से होना चाहिए, आप सिर्फ वही चीजें करो डिजिटली इंटरनेट पर जिसकी आपको आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आपको द हिंदू पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ द हिंदू पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो मतलब ये एक्टिविटी आपने केयरफुली डिसाइड की कि मुझे ये करना है, तो सिर्फ वही आप करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे। बट देखो दिक्कत क्या है, आज के समय में सभी प्लेटफॉर्म्स ना, इवन न्यूज़पेपर वाले प्लेटफॉर्म्स भी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस भी कुछ मतलब ऐसे ही चल पड़े हैं। चटपटी खबरों को रेकमेंड करने लगते हैं, फिर पता ही नहीं लगता कि किस चटपटी खबर पे आपने क्लिक की, कब आप यूट्यूब पे पहुंचे, कब शॉर्ट्स पे पहुंचे, कब वीडियोस में पहुंचे। बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब ही है कि आप डिसाइड कर लो आप कुछ ही समय बिताओगे इंटरनेट पर और सिर्फ उन एक्टिविटीज पर जो आपने डिसाइड की है, जिस पे आपको इंटरेस्ट है। अब इसी से संबंधित है एक और कंसेप्ट बेनेट प्रिंसिपल का। बेनेट प्रिंसिपल यह कहता है कि आप ना इंटरनेट को पैसिवली नहीं कंज्यूम करोगे कि बस यूट्यूब खोल के बैठ गए, कुछ भी रिकमेंडेशंस में आता जा रहा है, बस कुछ भी देखते जा रहे हो बिना दिमाग लगाए कि मुझे क्या रिकमेंड किया जा रहा है। नहीं, बेनेट प्रिंसिपल यह बोलता है कि आप इंटरनेट इस्तेमाल करोगे एक्टिवली मतलब ऐसी स्किल्स सीखने के लिए जिनका फिजिकल वर्ल्ड में यूज हो। फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, डांस सीखना। डांस आपने सीख लिया इंटरनेट की सहायता से, उसका फिजिकल वर्ल्ड में यूज है। कुछ ऐसी स्किल्स सीख ली इंटरनेट की सहायता से जिसका फिजिकल वर्ल्ड में यूज है। फॉर एग्जाम्पल नोट्स बनाना, नोट्स कैसे बनाए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो ये कहता है बेनेट प्रिंसिपल कि आप पैसिवली इंटरनेट मत कंज्यूम करो कि जो बस चला लिया, जो सामने आ रहा है देखते गए, बल्कि एक्टिवली डिसाइड करो कि कैसे मैं इंटरनेट से स्किल सीख के फिजिकल वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। ये देखो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के समय में ना सोलिट्यूड डेप्रिविएशन बढ़ रहा है। क्या मतलब है सोलिट्यूड डेप्रिविएशन का? इसका मतलब यह है हम ऑलमोस्ट ना 0 टाइम बिताते हैं अपने आप पर। क्या मतलब हम अपने आप को समय देते हैं सोचने के लिए? नहीं। जब भी हमें 10 सेकंड भी हम बोर नहीं होना चाहते, जैसे ही कुछ भी सेकंड्स हमें फ्री मिले हम मोबाइल खोल के देखना चाहते हैं। लेकिन पहले के लोग क्या हुआ करते थे, सोचते बहुत थे क्योंकि एंटरटेनमेंट के इतने सोर्सेज नहीं थे, विचार अपने क्लियर हो जाते थे, थॉट प्रोसेस क्लियर होती थी। लेकिन आज के समय में ना बंदा अपने विचारों पर टाइम बिताता ही नहीं है। समझ गए? इसके बाद एक कंसेप्ट है डिजिटल डीक्लटर का। इंटरनेट की एडिक्शन छोड़नी है ना, कुछ दिनों तक तो ना आप ब्रेक ले लो, टेक्नोलॉजी ब्रेक की। मैं कुछ दिनों के लिए तो टेक्नोलॉजी यूज करूंगा ही नहीं, खास करके मोबाइल जैसा। फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी को री इंट्रोड्यूस करो सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज के लिए जिसकी आपको आवश्यकता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया पैराडॉक्स। सोशल मीडिया पैराडॉक्स का मतलब देखो ये है, सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ना एक समय हमें कनेक्टेड फील करवाते हैं वर्ल्ड से। हम देख पाते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है, लोगों की फोटो देख देख के, इमेजेस देख देख के हमें और अकेलापन महसूस होता है, सैड महसूस होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ये सोशल मीडिया पैराडॉक्स है। तो ये 5 चीजें बतानी जरूरी थी जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे में या फिर दूसरी जगह पे। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैपिटल पनिशमेंट से संबंधित है।
आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 4 में एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। क्या कंटेस्ट है? देखो, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मतलब कोर्ट के द्वारा जो डेथ पेनल्टी दी जाती है क्या ये होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, इस पर ना सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे वर्डिक्ट्स आ चुके हैं। 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट देते हुए डेथ पेनल्टी को अपहेल्ड किया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस, डेथ पेनल्टी सही है, बट इसे दिया जाना चाहिए कोर्ट्स के द्वारा सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, और ये कोर्ट ही तय करेगी कौन सा जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है जिसमें डेथ पेनल्टी जुडिशरी के द्वारा दी जा सकती है। इसके बाद 1983 में एक और केस आया, दीन दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस। अब ना इस केस में इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, क्या जो डेथ पेनल्टी दी जाती है हमारे देश में आपको पता है फांसी पर लटकाकर डेथ पेनल्टी दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला किया था कि जो ये फांसी पर लटकाया जाता है ना डेथ पेनल्टी में, ये जितना पेनलेस हो सकता है उतना पेनलेस है। मतलब कोई और अल्टरनेटिव नहीं है जिसमें कम पेन हो और डेथ भी हो जाए। मतलब 1983 के इस केस में, दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि फांसी देना अभी बेस्ट ऑप्शन है क्रिमिनल को डेथ देने के लिए। ये सबसे कम पेनफुल है उस समय जो अल्टरनेटिव मौजूद थे एज कंपेरिजन टू, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। बट देखो, इस वर्डिक्ट को आए 40 साल पूरे हो गए, अब एक बार फिर से डिबेट स्टार्ट हो गई है, क्या फांसी देकर मारना ये सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है? आज के समय में तो नई रिसर्च हो चुकी है, इंजेक्शन देके मारा जाता है, करंट देके मारा जाता है, क्या वो लेस पेनफुल नहीं है? तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मामला अपने पास लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी, क्या फांसी के अल्टरनेटिव के तौर पे बाकी मेथड्स को अपनाया जाए किसी को डेथ पेनल्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि देखो, आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है फांसी देकर मारना ये ज़्यादा पेनफुल है, इससे जो क्रिमिनल है जिसको फांसी दी जा रही है उसकी डिग्निटी भी वायलेट होती है, और ये क्रूल मेथड भी है, निर्दयता झलकती है इसमें। निर्दयता मतलब दया का अभाव, कंपैशन का अभाव झलकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ना अभी डेटा मांगा है कि आप हमारे पास डेटा लेके आओ, क्या कोई और ह्यूमन तरीका है डेथ पेनल्टी को इंप्लीमेंट करने का फांसी के अलावा। अगर वो तरीका उपलब्ध है तो हम उसे इंप्लीमेंट करवाने के बारे में सोच सकते हैं। वैसे देखो, 1967 में 35वीं रिपोर्ट जो आई थी लॉ कमीशन की, इस रिपोर्ट में ये नोट किया गया था कि करंट देके जो मारा जाता है या फिर गैस चैम्बर में जो अपराधी हैं उसको वहाँ पे रख के मौत दी जाती है, जैसे हिटलर के रेजिम में दी जाती थी ज्यूज को, या फिर लीथल इंजेक्शन की सहायता से इंजेक्शन लगा दिया और डेथ हो गई। तो लॉ कमीशन ने अपनी 35वीं रिपोर्ट में कहा था ये जो तरीके हैं ये ऐसा लगता है लेस पेनफुल हैं, इनमें कम दर्द होता है, बट अभी हम किसी पोजीशन में नहीं है कि हम कंक्लूजन तक पहुंच के कि इनमें से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है, या फिर फांसी देकर मारा जाता है, लटका के जो मारा जाता है वही बेस्ट ऑप्शन है डेथ पेनल्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए। मतलब कोई फाइनल ऑप्शन रेकमेंड नहीं किया गया था लॉ कमीशन ने अपनी 35वीं रिपोर्ट में। इसीलिए तब से लेके अभी तक यही तरीका अपनाया जाता रहा है डेथ पेनल्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए, हैंग टिल डेथ। लेकिन देखो, मीनवाइल ना पिछले काफी सालों में ना सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट को काफी मुश्किल बना दिया है। मतलब मर्सी पिटीशन जो फाइल की जाती है अपराधी के द्वारा, प्रिजनर के द्वारा प्रेसिडेंट के पास, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद भी जो अपराधी है, प्रिजनर है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में पिटीशन फाइल कर सकता है कि बहुत समय ले लिया प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन डिसाइड करने में, इसलिए आप फिर से विचार कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इवन प्रेसिडेंट के मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करने के बाद भी
डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया है। मतलब कहने का यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी काफी जजमेंट्स की सहायता से कैपिटल पनिशमेंट को अभी बहुत डिफिकल्ट बना दिया है, लेकिन अभी इसे एबोलिश नहीं किया है। कैपिटल पनिशमेंट को खत्म किया जाए ना किया जाए ये अलग से डिबेट है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि डेथ पेनल्टी जो दी जाती है वो फांसी की सहायता से दी जाए या ना दिया जाए, लेकिन अपने आप में ही कैपिटल पनिशमेंट को खत्म कर दिया जाए, डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया जाए, ये एक अलग डिबेट है। 1 मिनट में मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स बता देता हूं। जैसे कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में आर्ग्यूमेंट दिया जाता है रेट्रीब्यूशन, कि किसी विक्टिम को मारा गया है, उसे इंसाफ दिलवाने के लिए जिसने विक्टिम को मारा है उसको भी डेथ पेनल्टी दी जाए। मतलब ये वो वाला आर्ग्यूमेंट है कि आंख के बदले आंख, ये बिल्कुल सही है, इसी से विक्टिम को इंसाफ दिया जा सकता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में यह दिया जाता है, डेटरेंस पैदा होता है, मतलब डर पैदा होता है, खौफ पैदा होता है अपराधियों के मन में। वो किसी को मारते नहीं हैं। जैसे देखो, योगी प्रशासन के बारे में बोला जाता है, यूपी में उन्होंने लैंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी की, कैसे? डर पैदा करके अपराधियों में। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है, उस डिबेट में मत जाइएगा, राजनीतिक डिबेट में कि उन कानूनी व्यवस्था ठीक हुई है नहीं हुई है, लेकिन योगी प्रशासन ने डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, डर पैदा करने की कोशिश की है। तो कैपिटल पनिशमेंट से ना डर पैदा होता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में दिया जाता है, आर्टिकल 21 में कहा गया है कि राइट टू लाइफ है सबके पास, लेकिन किसी की लाइफ ली जा सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो कैपिटल पनिशमेंट जो दी जाती है वो कानून के हिसाब से ही है, इसमें गलत नहीं है। इवन सेफ्टी इंश्योर करना, सभी नागरिकों की सेफ्टी इंश्योर करना सरकार का कर्तव्य है, सरकार की ड्यूटी है। तो कैपिटल पनिशमेंट की सहायता से डर पैदा होता है और सेफ्टी इंश्योर होती है सिटीजन्स के लिए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में। खिलाफ में कौन से आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं? गांधी जी का कोट है, आंख के बदले आंख, हत्या के बदले हत्या। इससे तो देखो पूरा वर्ल्ड ब्लाइंड हो जाएगा। हर कोई आंख के बदले आंख मांगेगा तो पूरा वर्ल्ड ब्लाइंड होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये एक प्रकार से ना स्टेट का कल्चरल वायलेंस है, गलत है। नेक्स्ट, इमोरल है ये, मतलब कैपिटल पनिशमेंट देना मानव सभ्यता के अगेंस्ट है, मानव सभ्यता की वैल्यूज के अगेंस्ट है। मौका मिलना चाहिए क्रिमिनल को एक और कि उसका रिहेबिलिटेशन हो सके। गांधी जी कहा करते थे, अपराध से नफरत करो ना कि अपराधी से। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट हैं जो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट दिए जाते हैं। अब देखो, लास्ट में कंक्लूजन ये निकालते हैं राइटर कि ना वैसे ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे ना डिग्निटी ना वायलेट हो प्रिजनर की, जिसको डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो आर्टिकल का तो व्यू ये है, आर्टिकल जिन्होंने लिखा है उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि कैपिटल पनिशमेंट को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। वही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करना चाहता है कि प्रिजनर की डिग्निटी वायलेट ना हो और पेन ना हो, सरकार की जो क्रूल्टी है, स्टेट की जो क्रूल्टी है वो ना दिखे, ये इंश्योर करने के लिए सबसे बेस्ट यही है, आप कैपिटल पनिशमेंट को ही खत्म कर दो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फांसी होनी चाहिए डेथ पेनल्टी जब दी जाती है, या फिर कोई और मेथड अपनाया जाए डेथ पेनल्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बेसिक्स के साथ बात करते हैं। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, पहले हुआ करती थी, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी 2004 में, तब इस पेंशन को रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह आया एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। क्या हुआ करता था इस ओल्ड पेंशन स्कीम में और क्यों इसे रिप्लेस किया गया? इस ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या हुआ करता था, फॉर एग्जांपल कोई सरकारी एम्प्लॉय है महेश की लास्ट जो सैलरी आई, बेसिक सैलरी, वो 50,000 है और महेश रिटायर हो गया। तो रिटायर होने के बाद में लास्ट जो उसकी बेसिक सैलरी थी ना 50,000, उसका 50% यानी 25,000 उसे पेंशन के तौर पे मिलेगा तब तक जब तक महेश की डेथ नहीं हो जाती। सिंपल कंसेप्ट था। लास्ट बेसिक जो सैलरी है उसका 50% पेंशन के तौर पे मिलेगा रिटायर होने के बाद, और तब तक मिलेगा जब तक डेथ नहीं हो जाती। इसके अलावा डीए भी मिलेगा जो सरकार 1 साल में 2 बार देती है। डीए मतलब महंगाई भत्ता, इन्फ्लेशन के हिसाब से सरकार जो महंगाई भत्ता देती है उसका लाभ भी मिलेगा।
अब इसमें ना सर्टेनिटी हुआ करती थी कि इतनी पेंशन मिलेगी ही मिलेगी सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद में। लेकिन नुकसान क्या हो रहा था, सरकारी कर्मचारी अपनी तरफ से ना अपनी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता था पेंशन कोपस में। मतलब पूरा का पूरा जो बर्डन था ना वो सरकार के ऊपर आता था, और सरकार के एक्सपेंडिचर में ना पेंशन की जो लायबिलिटी थी ना वो बढ़ती जा रही थी। जबकि हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं सैलरीज पे, पेंशन्स पे कम से कम खर्च होना चाहिए अगर देश में डेवलपमेंट आनी है तो। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, जैसे रोड्स बना दी, अच्छे ब्रिज बना दिए, इससे पूरे देश में डेवलपमेंट आता है और इसका लाभ सभी लोगों को होता है, ना सिर्फ सरकारी लोगों को, जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं। और आने वाले दिनों में तो ये पेंशन का बर्डन और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था सरकार के ऊपर, इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि इसे ख़त्म कर दिया जाए और इसकी जगह लाया जाए एक नया पेंशन सिस्टम जिसका नाम है एनपीएस। अब इस एनपीएस में क्या है, एनपीएस में ना जो पब्लिक एम्प्लॉइज है ना उनको अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करना होता है पेंशन फंड में। जैसे महेश है, महेश की सैलरी कितनी है, 50,000 बेसिक सैलरी, तो इसका 10% महेश कंट्रीब्यूट करेंगे पेंशन फंड में। 10% कितना हो गया, 5,000। और जो एम्प्लॉयर है वो अप टू 14% कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे महेश ने कंट्रीब्यूट किया अपनी बेसिक सैलरी का 10% और सरकार कंट्रीब्यूट कर सकती है अप टू 14% ऑफ महेश बेसिक सैलरी विच इज 50,000। तो इस नई पेंशन स्कीम में क्या हुआ, सरकार ने अलग से एक फंड बना दिया जिसमें कंट्रीब्यूशन जाता है कुछ सरकार की तरफ से, कुछ कर्मचारी की तरफ से, यानी सरकारी ऑफिशियल की तरफ से। सारा का सारा बर्डन सरकार के ऊपर नहीं आता। बाद में ये जो पैसा है ना जो इकट्ठा हुआ वो इन्वेस्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में थ्रू पेंशन फंड मैनेजर्स। इसका क्या फायदा होता है, पहले तो देखो सरकार को पैसा देना पड़ता था अपनी जेब से, अब सरकार ने ले लिया और इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट स्कीम में। इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिटर्न्स आएंगे या फिर जो पैसा इकट्ठा हुआ है वही दे दिया जाएगा सरकारी ऑफिशियल्स को रिटायर होने के बाद में। और जो दिया जाएगा ना वो किस फॉर्म में दिया जाएगा, मान लीजिए कई सालों तक सर्विस की महेश ने और पैसा इकट्ठा हो गया 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 60% तो देखो टैक्स फ्री है, 60 लाख तो महेश को दे दिए जाएंगे सीधे सीधे। लेकिन रिमेनिंग जो 40% है ना 40 लाख, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा एन्युनिटीज में। एन्युनिटीज मतलब एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में कि हम आपको पैसा देते हैं इतना और आप हमको मंथली बेसिस पे कुछ पेमेंट कीजिए। वो भी एक प्रकार से पेंशन ही हो गया ना। जैसे महेश ने अपना 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया एन्युनिटी के तौर पे, तो 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। अब वो इंश्योरेंस कंपनी मंथली पेमेंट देगी महेश को। वो मंथली पेमेंट एक प्रकार से वो हो गया, पेंशन ही हो गया। तो ये डिफरेंस है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में। अगर फिर से समराइज करूं, ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा। न्यू पेंशन स्कीम में उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है 10% ऑफ अपना बेसिक सैलरी। न्यू पेंशन स्कीम में सारा खर्चा सरकार नहीं वहन करती, सरकार अप टू 14% कंट्रीब्यूट कर सकती है, बाकी 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा। और सर्टेनिटी है ओल्ड पेंशन स्कीम में, जितनी बेसिक सैलरी है उसका 50% तो मिलेगा ही पेंशन के तौर पे। इसमें देखो इन्वेस्टमेंट की जाएगी पब्लिक फंड मैनेजर्स के द्वारा, जितना रिटर्न्स मिलेगा उसके हिसाब से पैसा मिलेगा एम्प्लॉइज को। तो पता नहीं कितनी की पेंशन बनेगी, अगर रिटर्न्स ज़्यादा आए तो ज़्यादा पेंशन बनेगी, समझ गए। तो ये डिफरेंस है। अब देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि अपोजिशन रूल जो स्टेट्स हैं ना, जैसे कांग्रेस रूल जो स्टेट्स हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स का ये बोलना है ये प्योर राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब डेटा के बेस पे भी कहा जा सकता है कि ये राजनीति है, लेकिन इससे बहुत नुकसान होगा। इवन मोन्टेक सिंह अहुलवालिया ने बोला कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आना ये एक प्रकार से वैसा है जैसे स्टेट को बैंकरप्सी की तरफ ले जाना है, स्टेट को दिवालिये होने की तरफ ले जाना है। ओल्ड पेंशन स्कीम में दिक्कत थी, सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा था पेंशन का, तभी तो एनपीएस आया।
अब आज के आर्टिकल में राइटर भी यही डेटा की सहायता से साबित करने की कोशिश करते हैं। राइटर ये बोलते हैं, देखो एक क्लास 4 जो एम्प्लॉय है ना, क्लास 4 एम्प्लॉय जो पीएन होता है, वो भी 7th पे कमीशन के बाद में बेसिक सैलरी उठाता है 25,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा डेटा पे। राइटर कहते हैं इवन क्लास 4 एम्प्लॉयज जिसमें माली पीएन ये आते हैं, इनकी बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद में 25,000 है कम से कम। जबकि देखो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 का ये कहना है, हमारे देश में इनकम के मामले में नीचे के जो 50% लोग हैं ना, उनकी एवरेज मंथली इनकम पता कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 4,468 रुपए। और मिडल के जो 40% लोग हैं ना, उनकी एवरेज मंथली इनकम पता कितनी है? 14,670 रुपए। समझ गए? अब आप कंपेयर करके देखिए, यानी क्लास 4 का जो पब्लिक ऑफिशियल है ना, उनकी भी जो मंथली बेसिक सैलरी है ना, वो टॉप 10% में आती है। समझ गए? अब देखो एक और आर्ग्यूमेंट देखिए। हमने जाना कि 7th पे कमीशन के इंप्लीमेंट होने के बाद में क्लास 4 के एम्प्लॉय की बेसिक मिनिमम सैलरी होगी 25,000, तो पेंशन कितने की मिलेगी? 12,500। इवन 6th पे कमीशन के हिसाब से जो मिनिमम पेंशन है ना रिटायर होने के बाद में, वो है 9,000 मिनिमम पेंशन है ये। जबकि देखो सरकार बहुत सारी सोशल पेंशन स्कीम चलाती है, जैसे बूढ़े लोगों के लिए, विडोज के लिए, डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए। 14 स्टेट्स में तो ये सोशल सिक्योरिटी पेंशन है ना 500 रुपए से ऊपर नहीं है, कुछ स्टेट्स में ये 2,000 है। तो मतलब राइटर का ये कहना है, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, ये इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश नहीं करती हैं, बल्कि इंक्रीज ही करने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो गरीब इंसान है ना, जिसकी मंथली एवरेज इनकम 5,000 है, जो नीचे के 50% में आते हैं, या फिर मिडिल के 40% लोग हैं जिनकी मंथली एवरेज इनकम जो है वो 14,000 से लेके 15,000 के बीच में है। टैक्स तो ये भी देते हैं ना, ये माना कि डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हैं ना। मार्केट में ये कोई चीज खरीदते हैं तो ये जीएसटी वगैरह देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। सरकार को जो टैक्स मिलता है उसका सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे कि ना इनइक्वालिटी देश में कम से कम हो। बट ये जो स्कीम है ना, ये टॉप के 10% में आते हैं जो सरकारी कर्मचारी, उन्हीं को फायदा पहुंचाने वाली बात है, और पैसे यूज होंगे इवन गरीब लोगों के भी। तो इनइक्वालिटी कैसे कम हुई? नहीं हुई, बल्कि बढ़ी है अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट होती है तो। ये इसके बाद राइटर बोलते हैं, तो वही बात हो गई, सरकारों की सोच ये है कि आने वाले समय में ये इंप्लीमेंट होगी स्कीम, अभी हमें तो 5 साल के लिए रूल करना है। तो मतलब विजन नहीं है बिल्कुल भी। आप तो चले जाओगे, लेकिन फ्यूचर में उस समय जो सरकारें होंगी उनका बेचारों का क्या होगा? फिर श्रीलंका जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ये सोच सही नहीं है। अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो 7th पे कमीशन नहीं इंप्लीमेंट कर पाए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, या फिर 6th पे कमीशन इंप्लीमेंट होने के बाद में जो बकाया देना था, जो पुराना बकाया देना था एम्प्लॉइज को या एरियर के तौर पे, वो नहीं दे पाए हैं। और बात चल रही है पुरानी पेंशन सिस्टम को, पुरानी पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट करने की। सीधा सीधा लॉजिक है, देखो इसमें कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है। अगर पब्लिक ऑफिशियल्स को जो पेंशन जाएगी उस पर सरकार का बर्डन इंक्रीज होगा, उसका कंट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर में ज़्यादा होगा, तो सरकार जाहिर तौर पे दूसरी चीज़ों पे कम खर्च करेगी। इवन जो दूसरी स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं गरीब लोगों के लिए, और स्कीम्स हैं गरीब लोगों के लिए, उन पे सरकार कम खर्चा करेगी। फिर उन पर खर्चा करना ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है बजाय कि पब्लिक ऑफिशियल के पेंशन के ऊपर, ऐसा राइटर का मानना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट एशिया में अमेरिकन पावर के लिमिट्स से संबंधित है। देखो 1979 में क्या हुआ था, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, जो शाह रेजीम था वो ध्वस्त हो गया था। शाह रेजीम की काफ़ी नज़दीकियाँ थी यूएस के साथ में। इसके साथ साथ यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में अपनी रेड आर्मी भेज दी थी।
तो उस सिचुएशन में ना, जब वेस्ट एशिया में यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था, उनके जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उन्होंने एक बात बोली थी, अगर देखो किसी आउटसाइड फोर्स ने, फॉर एग्जांपल इस केस में यूएसएसआर ने जिसने अपनी रेड आर्मी भेजी थी अफगानिस्तान में, तो यूएस के प्रेसिडेंट ने ये बोला था, अगर किसी बाहरी फोर्स ने पर्शियन गल्फ रीजन में कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो इसे यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट माना जाएगा, यूएस के हितों के ऊपर हमला माना जाएगा और इसका यूएस जवाब देगा किसी भी तरीके से, इंक्लूडिंग मिलिट्री फोर्स से। तो ये कार्टर का डॉक्ट्रिन था। इस कार्टर के डॉक्ट्रिन की बदौलत किसी आउटसाइड फोर्स ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं किया पर्शियन गल्फ रीजन में इतने सालों तक। मतलब 1980 से ये कार्टर डॉक्ट्रिन चला आ रहा है। यूएस ने अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखा पर्शियन गल्फ रीजन में, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है। अब तो देखो ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों राइवल पावर्स हैं, इनके बीच में चाइना ने समझौता करवा दिया, चोरी छुपे, किसी को पता भी नहीं लगा था। जब समझौता हुआ तब दुनिया को पता लगा। तो आउटसाइड फोर्स एक बार फिर से पर्शियन गल्फ रीजन में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, बट यूएस कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए देखो कहीं ना यूएस की गलतियां ही जिम्मेदार है। आज के समय में यूएस का ज्यादा फोकस कहां पे है? यूक्रेन वार पे है, इंडो पैसिफिक रीजन पे है, पर्शियन गल्फ में नहीं है। पर्शियन गल्फ में ना यूएस ने काफी गलतियां की। जैसे इराक में 2003 में हमला किया, पहले सद्दाम हुसैन का रूल था, लेकिन बाद में पूरा इराक ही ध्वस्त हो गया। मतलब डिक्टेटरशिप तो खत्म हुई लेकिन डेमोक्रेसी कभी नहीं आ सकी। इराक काफी कमजोर हो गया और यूं कहें कि इराक ईरान के पाले में चला गया, वहां पे ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो गलत नहीं होगा। पहले वहां पे चूंकि सद्दाम हुसैन देखो सुन्नी थे, तो सुन्नी रेजीम था वहां पे, लेकिन जैसे ही सद्दाम हुसैन गद्दी से हटे ना, ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। ईरान शिया डोमिनेटेड कंट्री है। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारे नुकसान हुए इराक के ऊपर अटैक करने के। अल-कायदा और ज्यादा पावरफुल हो गया। इराक के टूटने की वजह से इराक में सिविल वार सा स्टार्ट हो गया, तो वहां पे इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन उभर के आए, जिसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ा, ना सिर्फ इस वेस्ट एशिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ा। अब सीरिया का एग्जांपल दिया जाता है। सीरिया में यूएस चाहता था असद रेजीम खत्म हो। इवन यूएसए के जो एलाई कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया में, सऊदी अरेबिया जैसे, ये भी चाहते थे कि असद सत्ता से जाएं। बट यूएस ने ना अपनी सेना नहीं भेजी सीरिया में। यूएस बस ऊपर ऊपर से खेलता रहा। इसका नतीजा ये निकला, जो यूएस के दुश्मन देश है ना, रशिया, ईरान, उन्होंने जल्दी से अपनी सेना भेज दी सीरिया में और असद रेजीम बच गया। समझ गए? तो इससे यूएसए के एलाइज को ठेस पहुंची कि यार हमारा दोस्त था यूएस, इन्होंने सेना नहीं भेजी, अगर समय पे सेना भेज देता तो फिर असद को सत्ता से हटाया जा सकता था। अब इसके बाद एग्जांपल दिया जाता है लीबिया का। लीबिया पर भी पहले गद्दाफी रूल कर रहे थे, लेकिन वहां पे यूएन के मैंडेट से बाहर जाके यूएस ने काम किया, गद्दाफी को पकड़ा गया, मारा गया। उसके बाद लीबिया में भी इंस्टेबिलिटी आ गई काफी ज्यादा। मतलब यूएस ने काफी गलतियां की। और देखो सीरिया में सेना इसलिए नहीं भेजी यूएस ने क्योंकि इराक में वो फंस चुका था, अफगानिस्तान में फंस चुका था। वो नहीं चाहता था कि सीरिया में फिर से फंसे। तो उस समय यूएस के राष्ट्रपति थे ओबामा, उन्हें रियलाइज हो गया था इससे अच्छा ये है वेस्ट एशिया में जो हमारा दुश्मन है ना ईरान, इससे समझौता कर लिया जाए। तो P5+1 की डील साइन हुई ईरान के साथ में, बट वो डील ज्यादा दिन तक नहीं चली। ट्रंप आए, उन्होंने डील को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट जब ये डील साइन हुई थी ना ईरान के साथ में, वेस्ट एशिया में यूएस के जो एलाई कंट्रीज थे, सऊदी अरेबिया, इजराइल, उनको भी ये डील पसंद नहीं थी। उनको लगता था कि यूएस ने हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाके काम किया और ईरान के साथ डील साइन कर ली। इसके बाद क्या हुआ, यूएस को ये लगने लगा डील के डिस्ट्रॉय होने के बाद में कि हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते पर्शियन गल्फ रीजन में, तो यहां पे ना हमारी तरफ से कोई और ध्यान दे, इजराइल। समझ गए? यूएस जो हमेशा से इजराइल का अलाई कंट्री रहा है, उसने कोशिश की कि इजराइल के गल्फ कंट्रीज जिनके साथ अभी तक दुश्मनी थी, यूएई जैसे देश, उनके साथ इजराइल के रिश्ते इंप्रूव हो जाए। तो अब्राहम अकॉर्ड के अनुसार इजराइल और यूएई के रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए। यूएस को लगता था कि इजराइल हमारे इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा वेस्ट एशिया में, बट देखो ऐसा भी नहीं हुआ। इजराइल ना सिर्फ इजराइल बल्कि यूएई जैसे देश जो थे वो भी अपने अपने डिसीजन खुद लेने लगे यूएस से बाहर जाकर। जैसे यूएस ने इजराइल को बोला कि आप रशिया की मदद कीजिए, यूक्रेन रशिया वार में वेपन्स दीजिए यूक्रेन को, इजराइल ने साफ तौर पे मना कर दिया कि भैया हम नहीं देंगे। सऊदी अरेबिया
जो यूएस चाहता था कि सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करे, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया कि भैया हम इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। बल्कि इसके ठीक विपरीत सऊदी अरेबिया ने चाइना की मीडिएशन के थ्रू ईरान के साथ रिश्ते ठीक कर लिए, जो यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं। तो मतलब अब ना इवन यूएसए के अलाई कंट्रीज भी ना अपना अपना इन्फ्लुएंस खुद इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पे प्रोटेक्ट करना चाहता है। यूएस की पावर काफी कम हो गई है, लेकिन यूं बोले यूएस की पावर यहां से खत्म हो गई है वो गलत होगा, क्योंकि देखो अभी भी यूएस के यहां पे कई थाउजेंड जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, कई सारे मिलिट्री बेसिस हैं यूएस के यहां पे। तो यूएस यहां पे एक बड़ा प्लेयर रहेगा, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वेस्ट एशिया में यूएस की पावर के ऊपर लिमिट्स से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।